अगर हम एक पल के लिए कल्पना करें कि हम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर खड़े हैं। हड्डियां कंपा देने वाली ठंड और ऑक्सीजन इतनी कम के मतलब हर एक सांस लेना एक बहुत बड़ा संघर्ष लगता है। बिल्कुल। और चारों तरफ सिर्फ बर्फ और बादलों का समंदर दिखता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात आसमान में नहीं है। हाँ, वो हमारे पैरों के नीचे है। एकदम सही। हमारे पैरों के नीचे जो कठोर पत्थर है ना, वो हमेशा से आसमान को नहीं छूता था। मतलब करोड़ों साल पहले वो पत्थर एक बहुत गहरे, अंधेरे और विशाल समंदर की तलहटी हुआ करता था। जहां आज बर्फीली हवाएं हैं, वहां कभी मछलियां तैरती थीं। ये वाकई दिमाग चकरा देने वाली बात है ना? तो आज के इस डीप डाइव में हम JS71 क्लासेस के बेहद प्रमाणिक और परीक्षा के नजरिए से तैयार किए गए नोट्स के जरिए इसी रहस्य को डीकोड कर रहे हैं। हिमाद्री यानी महान हिमालय का सफर। हाँ, और हम सिर्फ पहाड़ों की बात ही नहीं करेंगे। हम उस गहरी भूगर्भीय उथल-पुथल को समझेंगे जिसने इस पूरे उपमहाद्वीप का भूगोल, मौसम और जीवन तक तय कर दिया है। क्योंकि देखिए, समंदर की तलहटी से दुनिया की छत बनने तक का ये जो सफर है, ये विज्ञान के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। बिल्कुल। अक्सर लोग पहाड़ों को देख के सोचते हैं कि वे स्थिर हैं, अचल हैं, लेकिन हिमालय कोई निर्जीव पत्थर का ढेर नहीं है। मतलब वो आज भी जिंदा है? बिल्कुल। अगर हम इसे भूविज्ञान के चश्मे से देखें तो ये एक बेहद उग्र और जीवंत भूवैज्ञानिक घटना है। एक ऐसी घटना जो करोड़ों साल पहले शुरू हुई थी और आज भी चल रही है। हाँ बिल्कुल। इसी पल हमारे पैरों के बहुत नीचे ये अभी भी आकार ले रही है। ये तो बहुत ही रोमांचक है। और अगर हम इसके आकार की बात करें तो नोट्स बहुत साफ बताते हैं कि ये कोई साधारण पहाड़ नहीं है। इसका विस्तार बहुत विशाल है। हाँ, नक्शे पर देखें तो ये पश्चिम में नंगा पर्वत से शुरू होता है, जहां सिंधु नदी एक बहुत तीखा मोड़ लेती है, और वहां से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक जाता है। बिल्कुल, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ये पूरा विस्तार लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एक विशाल चाप या कहिए एक आर्क बनाता है। 2400 किलोमीटर, ये कोई छोटी दूरी नहीं है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे पूरे उत्तर भारत की सरहद पर किसी ने एक विशालकाय धनुष तान कर रखा हो। और इसकी चौड़ाई में भी बहुत विविधता है। हाँ, मैं वही देख रहा था। इसकी चौड़ाई पश्चिम में 350 किलोमीटर है, जो पूर्व की तरफ जाते जाते सिकुड़कर सिर्फ 150 किलोमीटर रह जाती है। और औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर। लेकिन वो जो समंदर वाली बात है ना, वो मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है। मतलब जहां आज 6000 मीटर की ऊंचाई है, वहां समंदर कैसे हो सकता है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए ना हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 225 मिलियन वर्ष पीछे। 225 मिलियन वर्ष? बाप रे। हाँ, उस समय पृथ्वी का नक्शा आज जैसा बिल्कुल भी नहीं था। भारत का जो भूभाग है, जो आज एशिया का हिस्सा है, वो कभी बहुत दक्षिण में हुआ करता था। अच्छा। हाँ, और भारत तथा यूरेशिया यानी आज के एशिया और यूरोप का संयुक्त हिस्सा, उन दोनों के बीच एक बहुत विशाल महासागर हिलोरे मारता था। और उसी महासागर का नाम टेथिस सागर था। बिल्कुल सही, टेथिस सागर। तो फिर इतना विशाल सागर अचानक से गायब कैसे हो गया? पानी कहाँ चला गया? देखिए, ये रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे प्लेट विवर्तनी की मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत काम करता है। प्लेट टेक्टोनिक्स, जो हम भूगोल में पढ़ते हैं। हाँ, हमारी पृथ्वी की जो सबसे बाहरी ठोस परत है, वो किसी साबुत अंडे के छिलके जैसी नहीं है। वो कई बड़े बड़े टुकड़ों में टूटी हुई है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। एकदम सही। और ये प्लेटें पृथ्वी के भीतर मौजूद खौलते हुए मैग्मा के ऊपर बहुत बहुत ही धीमी गति से तैर रही हैं। तो मतलब भारत वाली प्लेट खिसक रही थी? हाँ, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने धीरे धीरे उत्तर की ओर यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसकना शुरू किया। और फिर टक्कर हुई? करोड़ों सालों की यात्रा के बाद जब ये दो महाद्वीपीय प्लेटें आमने सामने आईं, तो एक जबरदस्त टक्कर हुई। भारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसना शुरू कर दिया। धंसना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया को विज्ञान में सबडक्शन कहते हैं ना? बिल्कुल, सबडक्शन। अगर मैं इसे विजुअलाइज करूं तो ये कुछ ऐसा है जैसे दो गाड़ियां बहुत धीमी गति से आपस में टकरा रही हों। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। जब वो टकराती हैं तो उनका बॉनेट मुड़कर ऊपर की तरफ उठने लगता है।
तो टेथिस सागर की तलहटी में जो लाखों सालों की मिट्टी, रेत और समुद्री जीवों के अवशेष जमा थे, जिन्हें हम अवसाद या सेडिमेंट्स कहते हैं, हाँ, वो अवसाद इस जबरदस्त दबाव के कारण बीच में दबकर सिकुड़कर आसमान की तरफ उठने लगे होंगे। क्रैश होने वाले बॉनेट का ये उदाहरण इस प्रक्रिया को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है। इसी सिकुड़न को हम वलन या फोल्डिंग कहते हैं। फोल्ड माउंटेन, अब समझ आया। हाँ, दोनों तरफ से पड़ने वाले इसी अकल्पनीय दबाव ने टेथिस सागर के मलबे को सिकोड़कर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला यानी हिमालय में बदल दिया। ये सच में अद्भुत है। और सबसे रोमांचक बात यह है कि ये क्रैश अभी रुका नहीं है। मतलब टक्कर अभी भी हो रही है? हाँ, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट को लगातार उत्तर की ओर ढकेल रही है। इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसे पहाड़ की बात कर रहे हैं जो आज भी बढ़ रहा है। बिल्कुल, वो हर साल कुछ मिलीमीटर ऊंचा हो रहा है। वो वाकई एक जीवित और धड़कता हुआ पर्वत है। और चूंकि ये प्लेटें आज भी टकरा रही हैं और पहाड़ हर साल ऊपर उठ रहा है, तो इसका सीधा असर इसकी बनावट पर भी पड़ता होगा। निश्चित रूप से। इसी बनावट को समझने के लिए भूगोलवेत्ताओं ने हिमालय को मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियों में बांटा है। हाँ, हमारे नोट्स में भी ये 3 हिस्से बहुत स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर चलें, मतलब भारत के मैदानी इलाकों से तिब्बत की ओर, तो सबसे पहले आता है शिवालिक, जिसे बाहरी हिमालय भी कहते हैं। हाँ, इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। ये सबसे नई श्रृंखला है जहां दून घाटियां मिलती हैं, जैसे देहरादून। और इसके ऊपर? इससे ऊपर चढ़ें तो आता है हिमाचल या लघु हिमालय। इसकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। हाँ, जहां हमारे ज्यादातर प्रमुख हिल स्टेशन हैं, शिमला, मसूरी और पीर पंजाल के घने जंगल इसी पट्टी में आते हैं। बिल्कुल। और जब हम इन हिल स्टेशनों से भी ऊपर जाते हैं, जहां इंसान का रहना लगभग नामुमकिन हो जाता है, तब शुरुआत होती है हिमाद्री की, महान हिमालय। एकदम सही, जिसकी औसत ऊंचाई ही 6000 मीटर से ज्यादा है। ये वो इलाका है जो साल के 12 महीने बर्फ की सफेद चादर ओढ़े रहता है। अब यहाँ नोट्स में हिमाद्री की संरचना को समझाते हुए एक बहुत भारी भरकम शब्द का जिक्र है, क्रिस्टलीय कोर। क्रिस्टलाइन कोर, जो ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों से बना है और उसके ऊपर कायांतरित अवसादों की परतें हैं। अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इसका आसान मतलब क्या है? इसे ना हम एक प्रेशर कुकर के उदाहरण से समझते हैं। अच्छा, प्रेशर कुकर। याद है हमने टेथिस सागर की तलहटी में जमा हुए कीचड़ और रेत की बात की थी? हाँ, सेडिमेंट्स की। जब 2 प्लेटें टकराईं तो उस मलबे पर इतना ज्यादा दबाव पड़ा और जमीन के अंदर की इतनी भयंकर गर्मी लगी कि उस कीचड़ और अवसाद का रासायनिक रूप ही बदल गया। मतलब वो पक गया। बिल्कुल, वो पककर या कहिए कायांतरित होकर बेहद कठोर चट्टानों में बदल गया, मेटामॉर्फिक चट्टानें। तो यही कायांतरित अवसाद आज हिमालय की ऊपरी परतें बनाते हैं। हाँ, और इस पहाड़ का जो एकदम भीतरी हिस्सा है, जो इसका कोर है, वो मैग्मा के ठंडे होने से बनी ग्रेनाइट जैसी अजय चट्टानों से बना है। ये तो हुई इसके अंदर की बात, लेकिन इसके बाहरी रूप को लेकर नोट्स में एक और तकनीकी शब्द है, हॉगबैक स्थलाकृति। हॉगबैक टोपोग्राफी। हॉगबैक का मतलब तो सूअर की पीठ होता है। तो क्या इस पहाड़ का आकार कुछ वैसा ही है? देखिए, यहाँ हॉगबैक का मतलब इसके ढलान की विषमता से है, असममिति या एसिमेट्री। मतलब दोनों तरफ का ढलान एक जैसा नहीं है। हाँ, जब प्लेट ने नीचे घुसकर मलबे को ऊपर की तरफ धकेला तो ये एकदम सीधे नहीं उठा। इस धक्के के कारण पहाड़ का एक हिस्सा बहुत ज्यादा तीखा और खड़ा हो गया, एकदम स्टीप, और दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत ढलान वाला या हल्का रह गया। तो हिमाद्री में ये कैसा दिखता है? हिमाद्री के मामले में इसका जो दक्षिणी ढलान है, यानी जो भारत की तरफ का हिस्सा है, वो एक लगभग सीधी दीवार की तरह अत्यधिक खड़ा है। बाप रे। और उत्तरी ढलान? जो उत्तरी ढलान तिब्बत की तरफ है, वो अपेक्षाकृत बहुत धीमा है, जेंटल स्लोप है। अब मुझे समझ आ रहा है कि पर्वतारोहियों के लिए ये जानकारी जीवन और मृत्यु का अंतर कैसे तय करती है। बिल्कुल। उस पर भारत या नेपाल की तरफ से चढ़ाई करने की कोशिश करता है तो वो इतना खतरनाक होता है, क्योंकि आप एक ऐसी दीवार पर चढ़ रहे हैं जो हॉगबैक स्थलाकृति के कारण एकदम सीधी खड़ी है। हाँ, और सिर्फ चढ़ाई ही नहीं, मुझे लगता है इस खड़े ढलान का असर हमारी नदियों पर भी पड़ता होगा। बहुत बड़ा असर पड़ता है। भारत की तरफ ढलान इतना तीखा होने के कारण यहाँ से निकलने वाली नदियां भयंकर गति से नीचे गिरती हैं।
और अपने रास्ते में बहुत गहरी घाटियां या गॉर्ज काटती हैं। बिल्कुल। वैसे ऊंचाई की बात चली है तो हिमाद्री विश्व की उन सभी सर्वोच्च चोटियों का घर है जिनके नाम हम अक्सर सुनते हैं। हाँ, 8,848 मीटर ऊंचा एवरेस्ट, 8,586 मीटर ऊंचा कंचनजंगा जो भारत नेपाल सीमा पर है, और लोत्से, मकालू, धौलागिरी जैसे गगनचुंबी शिखर, ये सब इसी महान श्रेणी का हिस्सा है। लेकिन हिमाद्री की पहचान सिर्फ इन नुकीले पत्थरों और उनकी ऊंचाई तक सीमित नहीं है। हाँ, नोट्स का अगला हिस्सा बहुत दिलचस्प है। इसमें हिमालय को तीसरा ध्रुव कहा गया है, थर्ड पोल। उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक और दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका के बारे में तो सब जानते हैं, जहां मीलों तक बर्फ होती है। हाँ, लेकिन दुनिया में मीठे पानी की बर्फ का तीसरा सबसे बड़ा भंडार कहीं और नहीं बल्कि इसी हिमाद्री पर मौजूद है। और ये बर्फ सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये एक विशालकाय प्राकृतिक फिक्स डिपॉजिट की तरह काम करती है। इसे वाटर टावर भी कहा जाता है। फिक्स डिपॉजिट वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि सर्दियों में जब यहाँ भयंकर बर्फबारी होती है तो ये पहाड़ उस पानी को बर्फ के रूप में अपने पास जमा कर लेता है, जैसे बैंक में पैसा जमा होता है। और फिर जब गर्मियां आती हैं, हाँ, जब उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश नहीं हो रही होती, तब गंगोत्री, जेमू, बेल्टरो और सियाचिन जैसे विशाल हिमनद धीरे धीरे पिघलकर ब्याज के रूप में पानी देते हैं। सियाचिन हिमनद मतलब ग्लेशियर का जिक्र तो सामरिक और भौगोलिक दोनों नजरों से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि ये ध्रुवों के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगर ये फिक्स डिपॉजिट वाला सिस्टम ना हो तो हमारी गंगा जो गंगोत्री से निकलती और है, सिंधु जो कैलाश श्रेणी के उत्तरी ढलान से आती है, और ब्रह्मपुत्र जिसे तिब्बत में योरलुंग तानपो कहते हैं, ये सब नदियां गर्मियों में पूरी तरह सूख जाएंगी और उत्तर भारत का वो उपजाऊ मैदान एक बंजर रेगिस्तान में बदल जाएगा। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति होगी। लेकिन पहाड़ सिर्फ नदियों को ही रास्ता नहीं देते। इंसान ने भी सदियों पहले इन बर्फ और पहाड़ों के बीच से वो रास्ते खोज निकाले थे जिन्होंने दुनिया का इतिहास बदल दिया। मैं समझ रहा हूँ, आप हिमालय के दर्रों की बात कर रहे हैं, पासेस। हाँ, दर्रे मतलब वो संकरे प्राकृतिक रास्ते जो इन विशाल पहाड़ों के बीच से होकर गुजरते हैं। और ये रास्ते इंसानों ने नहीं खोदे हैं, ये पुराने हिमनदों या नदियों द्वारा पहाड़ों को काटकर बनाई गई घाटियां हैं जो 4570 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं और अक्सर साल भर बर्फ से ढके रहते हैं। इन दर्रों की भौगोलिक स्थिति प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इन्हें राज्यवार समझ लेते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में कौन से दर्रे हैं? वहां हमें बुर्जिल और जोजिला दर्रे मिलते हैं। जोजिला वो जीवन रेखा है जो श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ती है। और हिमाचल प्रदेश की तरफ वहां बारालाचाला और शिपकीला जैसे दर्रे आते हैं जो तिब्बत की ओर रास्ता खोलते हैं। फिर आता है उत्तराखंड, जहां थांगला, नीतिला और लिपुलेस्त जैसे दर्रे मौजूद हैं। यहीं से सदियों से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती आई है। और अंत में सिक्किम, जहां नाथुला और जेलेपला हैं। ये दर्रे सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं हैं। ये प्राचीन सिल्क रूट के वो वाल्व रहे हैं जिनसे होकर व्यापार और धर्म का आदान प्रदान हुआ। बिल्कुल, बौद्ध धर्म का तिब्बत और चीन तक पहुंचना इन्हीं बर्फीले रास्तों से संभव हो पाया था। ये तो हिमालय का वो चेहरा है जो दुनिया को जोड़ता है, लेकिन इसका एक दूसरा चेहरा भी है जो रोकता है, एक रक्षक के रूप में। हाँ, इसका जलवायु महत्व। हिमालय एक विशालकाय जलवायु ढाल या क्लाइमेट शील्ड है। अगर हम इसे विजुअलाइज करें तो साइबेरिया और मध्य एशिया से सर्दियों में जो हड्डियां गला देने वाली ठंडी हवाएं चलती हैं, हिमालय उनके सामने 6000 मीटर ऊंची एक अभेद दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। अगर ये दीवार ना हो तो उत्तर भारत जम जाएगा। और गर्मियों में ये दीवार एक अलग ही भूमिका निभाती है। मॉनसून के समय, हाँ, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी हवाएं नमी लेकर आती हैं, हिमालय अपनी ऊंचाई के कारण उन्हें पार नहीं करने देता। तो वो हवाएं इसी पहाड़ से टकराकर फंस जाती हैं और उत्तर भारत में भारी बारिश करती हैं। इसके अलावा वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में चलने वाली सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम नाम की तेज हवाओं को भी हिमालय 2 हिस्सों में बांट देता है। और ये विभाजन भारतीय मानसून की दिशा तय करने में बहुत बड़ा फैक्टर है। सच में ये पहाड़ हमारे लिए एक ढाल है। यहाँ तक तो सब बहुत सकारात्मक लगता है, लेकिन भूविज्ञान में एक नियम है, हर ताकतवर संरचना की एक कमजोरी भी होती है। बिल्कुल, और यहीं से दिमाग में वो डरावना सवाल आता है, जो पहाड़ हमारी जलवायु का रक्षक है, वो अचानक हमारे ही शहरों के लिए भक्षक कैसे बन सकता है?
आप जोशीमठ संकट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, हमने देखा कि जोशीमठ में जमीन धंस रही है, घरों और सड़कों के बीच दरारें आ रही हैं, पूरा का पूरा शहर जमीन में समा जाने के कगार पर है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब उसी उथल-पुथल में छिपा है जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी, टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर। हाँ, जो आज भी चल रही है। जब दो विशाल महाद्वीप आपस में टकरा रहे हों, तो जमीन के भीतर भयानक दबाव पैदा होता है। इसके कारण पृथ्वी की पपड़ी में दरारें या फॉल्ट लाइंस बन जाती हैं। फॉल्ट लाइंस। हिमालय में ऐसी ही सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख भूवैज्ञानिक दरार को MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट मतलब ये वो रेखा है जहां से इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच का घर्षण सबसे ज्यादा महसूस किया जाता है। एकदम सही। ये वो कमजोर कड़ी है जहां से पृथ्वी के भीतर की ऊर्जा सबसे आसानी से बाहर निकल सकती है। तो इसी MCT के कारण ये पूरा हिमालय क्षेत्र भूकंपीय जोन 5 में आता है। हाँ, जो सबसे ज्यादा खतरे वाला जोन है। तो अगर हम नोट्स के इन तथ्यों को जोशीमठ से जोड़ें, जोशीमठ शहर ठीक इसी MCT रेखा के बहुत करीब स्थित है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जोशीमठ किसी ठोस चट्टान पर नहीं बसा है, वो बहुत पुराने भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड से जमा हुए ढीले मलबे पर टिका हुआ है। बाप रे, मतलब एक तो जमीन पहले से ही ढीले मलबे की है और ऊपर से जोन 5 की सबसे सक्रिय फॉल्ट लाइन के ठीक ऊपर। और ऐसी संवेदनशील जगह पर जब भारी कंक्रीट के बड़े-बड़े होटल, सुरंगें और अनियंत्रित निर्माण कार्य होते हैं, तो उस मलबे का धंसना सिर्फ एक हादसा नहीं, एक तय वैज्ञानिक परिणाम है। बिल्कुल। जोशीमठ की दरारें हमें चीख-चीख कर बता रही हैं कि हिमालय के शांत दिखने वाले चेहरे के भीतर एक ज्वालामुखी जैसी अस्थिरता है। हम प्रकृति के नियमों को नजरअंदाज करके विकास की बहुत भारी कीमत चुका रहे हैं। सही कहा। खैर, हिमालय के रहस्यों की बात हो ही रही है, तो नोट्स में एक ऐसा तथ्य है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। कौन सा तथ्य? इसका संबंध भारत से बहुत दूर है। हम बात कर रहे हैं आर्कटिक की। क्या ये हैरानी की बात नहीं है कि नॉर्वे के स्वालबार्ड में, जो उत्तरी ध्रुव से सिर्फ 1200 किलोमीटर दूर है, भारत ने अपना पहला स्थायी आर्कटिक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है? हाँ, और उसका नाम भी हिमाद्री रखा गया है। पूरा पर्यावरण एक जटिल जाल की तरह आपस में गुथा हुआ है। आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु में जो भी बदलाव होते हैं, उनका सीधा असर हमारे उष्णकटिबंधीय मौसम और मॉनसून पर पड़ता है। मतलब ट्रॉपिकल वेदर पर? अगर हम इसका वैज्ञानिक मैकेनिज्म समझें, तो क्या ऐसा होता है कि आर्कटिक की बर्फ जब पिघलती है तो वो समुद्र में मीठा पानी डाल देती है? एकदम सही दिशा में सोच रहे हैं। इससे समुद्र के खारेपन का संतुलन बिगड़ता है, जो महासागरीय धाराओं यानी ओशन करंट्स की दिशा और गति को बदल देता है। हाँ, और चूंकि महासागर और वायुमंडल एक साथ काम करते हैं, तो धाराओं के बदलने से हवाओं का पैटर्न बदलता है, जिससे अंततः हमारे भारतीय मॉनसून का चक्र बिगड़ जाता है। यही सटीक विश्लेषण है। आर्कटिक की बर्फ का पिघलना सिर्फ उत्तरी ध्रुव की समस्या नहीं है। वहां के बदलाव सीधे तौर पर यह तय करते हैं कि इस साल भारत में कितनी बारिश होगी और हिमालय के ग्लेशियरों पर कितनी नई बर्फ जमेगी। यानी दोनों ध्रुव और हमारा हिमालय, जिसे तीसरा ध्रुव कहते हैं, एक अदृश्य डोर से बंधे हैं। इसीलिए उस रिसर्च स्टेशन का नाम हिमाद्री रखना इस बात का प्रतीक है कि हिमालय की रक्षा की लड़ाई उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है। अद्भुत। और प्रकृति का ये जुड़ाव सिर्फ बर्फ और हवाओं तक सीमित नहीं है। हिमाद्री सिर्फ एक बंजर पहाड़ नहीं है, यहाँ ऊंचाई के साथ पूरा इकोसिस्टम बदलता है। हाँ, निचले हिस्सों में जहाँ चीड़ और देवदार के घने जंगल हैं, वहीं ऊंचाई पर अल्पाइन चारागाह मिलते हैं। और स्नो लेपर्ड यानी हिमतेंदुआ, हिमालयन तहर और कस्तूरी मृग जैसे जीव भी इस पर्यावरण का हिस्सा हैं। और इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी बहुत बड़ा है। हाँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसी पवित्र जगहें इसी महान पर्वतमाला की गोद में बसी हैं। और आजकल तो माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग का भी ये बहुत बड़ा केंद्र है। आस्था से लेकर एडवेंचर तक और विज्ञान से लेकर सुरक्षा तक, हिमालय भारत के लिए अद्वितीय है। तो जो छात्र और जिज्ञासु श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए क्विक रिवीजन करते हैं, रैपिड फायर अंदाज में। तैयार है? बिल्कुल, चलिए करते हैं। सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। कुल लंबाई 2400 किलोमीटर, नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक। चट्टानें कौन सी हैं? कायांतरित अवसाद और कोर में ग्रेनाइट और नीस। प्रमुख हिमनद गंगोत्री, सियाचिन और बाल्टोरो। भूकंपीय क्षेत्र का कारण MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट के कारण ये जोन 5 में आता है। आर्कटिक स्टेशन का नाम हिमाद्री, जो नॉर्वे में है। और हॉगबैक स्थलाकृति दक्षिणी ढलान एकदम खड़ी और उत्तरी ढलान हल्की। बेहतरीन।
तो आज की इस गहन चर्चा से ये साफ हो गया कि हिमाद्री सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं है, ये भारत की जलवायु का रिमोट कंट्रोल है और हमारा सबसे बड़ा रक्षक है। ये निष्कर्ष बहुत ही सधा हुआ है, लेकिन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं स्रोत सामग्री से उपजा एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो शायद थोड़ा असहज करने वाला है। असहज करने वाला? कैसा विचार? हमने पूरी चर्चा में देखा कि टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव के कारण हिमालय आज भी हर साल कुछ मिलीमीटर ऊंचा हो रहा है। वह पृथ्वी के गर्भ से ऊर्जा लेकर खुद को आसमान की ओर धकेल रहा है। हाँ, जमीन के नीचे की वो ताकत इसे लगातार बड़ा बना रही है। लेकिन जरा सतह के ऊपर देखिए, इंसानों द्वारा पैदा की गई ग्लोबल वार्मिंग के कारण इसी हिमालय के वो सदियों पुराने ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, जो इसे तीसरा ध्रुव बनाते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा भूवैज्ञानिक विरोधाभास है। एक तरफ प्रकृति की वो आदिम ताकत है जो जमीन के भीतर से हिमालय का कद ऊंचा कर रही है, और दूसरी तरफ सतह पर मौजूद हमारी गलतियों से पैदा हुई वो अदृश्य गर्मी है जो इसके बर्फ के मुकुट को गला रही है। तो सोचने वाली बात ये है कि भविष्य के इस महासंग्राम में जीत किसकी होगी? क्या पृथ्वी के भीतर की वो टेक्टोनिक ताकत हिमालय को हमेशा ऊंचा और अजेय बनाए रखेगी, या फिर हमारे द्वारा पैदा की गई गर्मी इस महान रक्षक के बर्फीले वजूद को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाली सदियों को खोजना होगा। सच में पहाड़ अंदर से उठ रहा है और बाहर से पिघल रहा है। प्रकृति तो अपना काम कर रही है, लेकिन क्या हम इंसान अपना काम सही से कर रहे हैं? इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। इस भूवैज्ञानिक चमत्कार को अब शायद कोई भी सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं मानेगा। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।